गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट अपना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। उसका पेपर फर्स्ट है फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध। अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र या प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, दोनों एक ही बात है। क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र या प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट अपन अध्ययन कर रहे थे व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में अपन ने अध्ययन किया था पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंध। दूसरा अपन ने अध्ययन किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। आज अपन अध्ययन करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट, सामग्री प्रबंध या क्रय प्रबंध। सामग्री प्रबंध या क्रय प्रबंध में क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है सामग्री प्रबंध या क्रय प्रबंध। सबसे पहले अपन इसमें अध्ययन करेंगे सामग्री प्रबंध किसे कहते हैं। सामग्री प्रबंध या क्रय प्रबंध एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है प्रबंध का। यह विभाग कच्चे माल, तैयार माल, यंत्र, उपकरण, सहायक सामग्री, उत्पादन की अन्य सामग्री क्रय करने संबंधी आवश्यक कार्य करता है। मूल रूप से संगठन में जितने भी क्रय करने संबंधी कार्य होते हैं वह सामग्री प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्रय करते हैं, या उपकरण कोई क्रय करते हैं, या सहायक सामग्री क्रय करते हैं। ये सभी क्रियाएं इस सामग्री प्रबंध के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इस हेतु क्रय प्रबंधक क्रय कार्य के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय करता है, जैसे माल कितना, किस प्रकार का, किस किस्म का, किन शर्तों पर खरीदना है। वह समय समय पर टेंडर आदि भी आमंत्रित करता है। माल क्रय करने के लिए जो सरकारी नियमों के अनुसार टेंडर आमंत्रित किया जाता है संगठनों के द्वारा, जिससे सबसे कम कीमत उस माल की रखी जाती है, उसी से माल क्रय किया जाता है। लेकिन इसमें यह ध्यान में रखा जाता है कि क्वालिटी कैसी है। कोई भी सामग्री क्रय करते हैं तो क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, और उसी के आधार पे रेट कम जिसकी होती है टेंडर के अंतर्गत, वही उसी को कॉल किया जाता है कि आप हमें इतना माल इस क्वालिटी का सप्लाई करेंगे। माल क्रय करने के लिए साथ साथ क्रय प्रबंधक सामग्री नियंत्रण, भंडारण की व्यवस्था का कार्य भी करता है। भंडारण, सामग्री नियंत्रण, यह कार्य भी सामग्री प्रबंधक समय समय पर करता रहता है। संक्षेप में अपन अध्ययन करते हैं क्रय प्रबंधक के कार्यों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जो इस प्रकार है: अधिप्राप्ति, संग्रहण और सामग्री नियंत्रण। अधिप्राप्ति, अधिप्राप्ति संबंधी क्रियाएं जिनमें समुचित बाजार की खोजने, क्रय का स्रोत निर्धारित करने हेतु टेंडर आमंत्रित करने, क्रय आदेश देने, प्राप्त माल की जांच करने आदि क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। अधिप्राप्ति के अंतर्गत, दोबारा सुन लीजिए आप, अधिप्राप्ति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है उनमें समुचित बाजार को खोजना, कि माल कहाँ कहाँ से अपने को मिल सकता है, उन बाजार को खोजने का कार्य किया जाता है। क्रय स्रोत निर्धारण करना, इसके लिए टेंडर आमंत्रित करना, क्रय आदेश देना, प्राप्त माल की जांच करने आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। जैसे आपको माल प्राप्त हो गया, आपने माल क्रय किया, उसकी जांच भी की जाती है, और जांच के संबंध में ये देखा जाता है कि कितना माल अपने आदेश किया था उतना माल प्राप्त हुआ है, किस क्वालिटी का माल अपने को प्राप्त हुआ है, अपने आदेश किस क्वालिटी के माल का दिया था। ये सभी क्रियाएं इस पहले पॉइंट अधिप्राप्ति के अंतर्गत होता है।
दूसरा है इसमें संग्रहण, स्टोरेज। स्टोरेज के अंतर्गत माल के सुरक्षित संग्रहण हेतु पर्याप्त एवं उचित गोदामों की व्यवस्था की जाती है। देखिए, रॉ मटेरियल आप प्राप्त करते हैं तो आपके पास भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनके स्टोरेज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे माल अगर जल्दी खराब होने वाला है या टेम्परेचर के आधार पर माल का स्टोरेज करना है तो उसी प्रकार की व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए, ताकि क्रय किया हुआ माल जब तक उत्पादन के प्रोसेस में नहीं भेजा जाए तब तक खराब नहीं हो जाए। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने आदि की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। तीसरा, सामग्री नियंत्रण। मटेरियल मैनेजमेंट में जो तीसरा कार्य होता है, तीसरी क्रिया होती है क्रियात्मक प्रबंधक की, वह होती है सामग्री नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत भंडार गृह में सुरक्षित माल का नियंत्रण करने, सामग्री की उपलब्धता के स्तर को निर्धारित करने तथा बनाए रखने, सामग्री की गुणवत्ता से को संरक्षित करने, सामग्री के आदान प्रदान का समुचित लेखा रखने संबंधी कार्य सम्मिलित किया जाता है। देखिए, माल आपको प्राप्त हो गया, उसका लेखा जोखा, कितना माल प्राप्त हुआ, कितना माल प्रोडक्शन में गया, इससे संबंधित सारा लेखा जोखा इस तीसरे पॉइंट के अंतर्गत शामिल करते हैं। सामग्री की उपलब्धता। उपलब्धता का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आपको कितना माल किस समय आवश्यक है, उसी हिसाब से आपके पास माल उपलब्ध होना चाहिए, सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये आपका सामग्री प्रबंध तीसरा जो पॉइंट है। अगला चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत है वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रियात्मक प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। वित्त के संबंध में अपने व्यापार जगत में यह कहा जाता है कि वित्त व्यवसाय का जीवन तत्व होता है, लाइफ फैक्टर माना जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य को जिंदा रहने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक संगठन को जिंदा रखने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त व्यवसाय में ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त ना तो अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक संस्था के वित्तीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय प्रबंधक संस्था के वित्तीय कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। यह संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करता है तथा कोषों के स्रोतों के निर्धारण करने, उनका आवंटन करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधक बहुत महत्वपूर्ण अन्य कार्य भी करता है, अन्य क्रियाएं भी करता है। इसके अंतर्गत देखिए, अपन ये मानते हैं कि एक वित्तीय प्रबंधक है, वह यह निर्धारित करता है कि संगठन में वित्त के स्रोत क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ से अपने को वित्त प्राप्त हो सकता है तथा उनके लिए क्या क्या क्रियाएं अपने को करनी होती है। ये महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य सहायक कार्य होते हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन भी अपन पॉइंट बेस पे करेंगे। इसमें पहला है वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करना, नियोजन करना, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण करना। संगठन में दीर्घकालीन पूंजी कितनी आवश्यक है, अल्पकालीन पूंजी कितनी आवश्यकता है, इनका भी निर्धारण वित्तीय प्रबंधक करता है। दूसरा है पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण करना, अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी के अनुपात को निर्धारित करना। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत मुख्य रूप से अंश पूंजी कितनी होगी, शेयर कैपिटल कितनी होगी, ऋण पूंजी कितनी होगी, डिवेंचर्स कितने होंगी, इसके अनुपात को निर्धारित वित्तीय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है।
वित्त के स्रोतों का निर्धारण करना। वित्तीय प्रबंधक के द्वारा अगली जो क्रिया की जाती है वह वित्त के स्रोतों का निर्धारण किया जाता है। वित्त के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अगला जो है पूंजी लागतों को निर्धारित एवं नियंत्रित करना। वित्तीय प्रबंधक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निर्धारित करता है एवं उनका नियंत्रण भी समय समय पर करता रहता है। बजट तैयार करना अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। बजट तैयार करना, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना वित्त किस प्रकार से खर्च होगा और कहाँ से प्राप्त होगा, इसका निर्धारण भी किया जाता है। कोषों के प्रवाह, रोकड़ साख आदि का प्रबंध करना एवं उनका व्यवस्था करना। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, ये इसकी व्यवस्था भी वित्तीय प्रबंधक के द्वारा की जाती है। अगला कार्य है लेखांकन की व्यवस्था करना, अकाउंटिंग की व्यवस्था करना। विशेष रूप से वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन की समुचित व्यवस्था वित्तीय प्रबंधक के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधक का अन्य कार्य होता है आंतरिक, बाह्य, वैधानिक एवं प्रबंध के अंकेक्षण की व्यवस्था करना। ऑडिट कार्य है, अंकेक्षण कार्य है, वह किस प्रकार किया जाएगा। आंतरिक अंकेक्षण, बाह्य अंकेक्षण एवं वैधानिक। वैधानिक मतलब सरकार के द्वारा निर्धारित जो नियम हैं उनके अनुसार अपन वित्तीय क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वित्तीय वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिवेदन तैयार करना। वित्तीय एवं वैधानिक आवश्यकताएं, वित्तीय प्रबंधक यह कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वैधानिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं और वित्तीय आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उन्हीं के अनुसार अपनी प्रतिवर्ष प्रतिवेदन तैयार करता है। लाभांश की घोषणा करना एवं उनका भुगतान करना। संगठन में साल के अंत में या मध्य में या त्रैमासिक रूप से जो भी उचित होगा उसी आधार पर लाभांश की समय समय पर घोषणा करना एवं उसका वितरण करना, यह वित्तीय प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। लास्ट एक कार्य और बच गया है, वह कर नियोजन, कर निर्धारण, कर कटौती एवं कर भुगतान की व्यवस्था करना। टैक्स के संबंध में जितने भी प्रकार के टैक्स सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उनके बारे में सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए कर नियोजन करें, यानी टैक्स प्लानिंग करें कि कितना टैक्स अब हम देंगे। कर का निर्धारण करना, टैक्स कितना देना होगा। कर कटौती करना, टैक्स की कटौती करना एवं कर के भुगतान की व्यवस्था करना। ये सारी क्रियाएं वित्तीय प्रबंधक के द्वारा की जाती हैं। जो एक वित्तीय प्रबंधक इस क्षेत्र में अपनी प्रबंध क्रियाओं में इन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। वित्तीय प्रबंधक के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। वित्तीय प्रबंधक और सामग्री प्रबंध, ये दो क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र अपन ने अध्ययन किए हैं। तो टोटल अपने कितने हो गए? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सॉरी, ये बोर्ड पे गलत लिखा हुआ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध जो अपन ने आज अध्ययन किया है, तो अपन ने 4 अध्ययन कर लिए: प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद में क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्रों को आगे अपन और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।